वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त का टॉपिक बहुत ही अहम है। हमने हर चैनल पे, सोशल मीडिया पे जो क्लिप्स देखे हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जितनी बात हो रही है, जिन कवानीन पे बात हो रही है और जिस पे ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो समझने का मौका तो मिल नहीं रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सिर्फ लड़ाई हो रही है कि हमारा हक यूँ हो गया तो उसको हक दे दिया, तो इसके साथ गलत हो गया तो उसके साथ गलत हो गया। इस वक्त की नशिस्त में हमने कोशिश की है कि हम इस पूरे मामले को समझ सकें कि इस पर अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो उसका मकसद क्या है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जमात इस्लामी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी होगी। पूरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोग हमारे साथ मौजूद होंगे और वो आपको बताएंगे अपना अपना एंगल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सैफी अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा वैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं बट शी हैज़ एम्पल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इस वजह से क्योंकि इन्होंने लोगों को ट्रीट भी किया है जिनको ज़रूरत है। आज इनसे बात करके मुझे थोड़ी देर में काफ़ी एनलाइटनमेंट हुई, तो आई होप कि जिस तरह के केसेस और चीज़ें ये यहाँ रिवील करेंगी उससे हमें और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस एक्ट में किन लोगों का फ़ायदा होना चाहिए और किन लोगों को रुक जाना चाहिए। और हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद होंगे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। कुछ देर बाद आपकी तरफ आएंगे। सैफी अली साहिबा, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले तो कानून में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इतना शोर मचा है? ये मैंने क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने उसको पढ़ा, ये जो इन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 जो फील्ड में आया, सबसे तो एक सस्पिशियस सी बात यह है कि 2018 और अब 2022 है, 4 साल। और पिछली गवर्नमेंट ने किया, पीपल्स पार्टी के थ्रू ये हुआ, तो अब इसका शोर मच रहा है। ये इतना खामोशी में क्यों पड़ा रहा, इसके पीछे क्या हाथ है? और एक चीज़ मैं बहुत मेंशन करना चाहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त पार्लियामेंटेरियन थे और इनके एलाई थे, तो उस वक्त उनको नहीं पता था, वो इतने बड़े इस्लाम के ठेकेदार बने फिरते हैं, उस वक्त क्यों नहीं बोले? अब वो उनको पता चल रहा है कि जी खामोशी से हो गया और ये हो गया। और वैसे तो कोई चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, खामोशी से होती नहीं है, और आपने होने कैसे दी? ठीक है, अब आप इस पे पॉलिटिकल या रिलीजियस पॉइंट स्कोरिंग करें तो वो गलत है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर जाती है। अब मैं एक्ट पे आती हूँ। अच्छा जी, फंडामेंटल राइट जहाँ तक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हम जो भी अमेंडमेंट्स लाते हैं या जो भी लॉ लाते हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हर ह्यूमन बीइंग को राइट है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, फीमेल हो या मेल हो, कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन है, राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ प्रोफेशन है, राइट ऑफ लिविंग है। ठीक है, ये राइट्स हैं, लेकिन ये अलग से लाने की ज़रूरत पेश क्यों आई? देखें, वैसे तो आप देखें वीमेन प्रोटेक्शन बिल भी है, अब हैरासमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस भी आ गया, तो क्या हुआ? हैरासमेंट क्या खवातीन को होनी बंद हो गई? क्या रेप्स होने बंद हो गए? ठीक है, अब आपका एंटी रेप एक्ट आया था, बच्चों के साथ जो होता है और जो मसाजिद में बच्चों के साथ होता है, जो मौलवी हजरात करते हैं। अब ये मौलवी हजरात किस मुंह से बात करेंगे कि जी ये गलत है? सबसे पहले तो आप अपने मदरसों में यही कुछ करते हैं, तो मतलब ये है कहने का कि आपने इस्लाम से हट गए। हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बिल्कुल, या तो आप इस्लामी हटा दीजिए। ठीक है, नहीं, इस एक्ट में मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, ट्रांसजेंडर जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जिनको मर्द या औरत पैदा नहीं किया, जिनको ट्रांसजेंडर पैदा किया है, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी हैं। हम उनके लिए तमाम तर उनकी राइट्स के लिए काम करना भी चाहते हैं। राइट टू जॉब हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू लिव हो, राइट टू रिस्पेक्ट हो, हर चीज़ हो। क्या इस वक्त जो मुद्दा उठा है उसकी वजह यह है कि एक आम लड़के या लड़की को भी इस बात की इजाजत दे दी गई है कि अब अगर मेरा दिल चाहता है कि जी मुझे लड़का होना चाहिए तो मैं जाऊं और लड़का बन जाऊं, मैं नादरा जाऊंगी, मैं लड़का फील कर रही हूँ इसलिए मेरा इसमें ट्रांसजेंडर कर दें। दिस इज रॉन्ग, ये बहुत ही गलत कानून है। ये इस एक्ट में ये है कि जी नादरा के पास आप जाइए और फिर आपको इनहेरिटेंस जो है वो उसी हिसाब से शेयर मिलेगा कि आप अपने आप को लड़की फील कर रहे हैं लड़का। ये बहुत गलत तो यानी अगर मुझे प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा भी चाहिए तो मैं अपने आप को शो करके जी मैं तो लड़का फील करता हूँ, तो वो लड़के वाला हिस्सा मुझे मिल जाए, क्योंकि लड़के का आपको पता है कि डबल शेयर होता है बनस्बत लड़की के। तो ये इसमें ये बहुत गलत बात है। ठीक, डॉक्टर साहिबा की तरफ हम आएंगे। डॉक्टर साहिबा, सिंस आपने बहुत लोगों को ट्रीट किया है और आपने जिस तरह वाज़े तरीके से बताया कि कैसे ये हमें पता चलेगा कि आया ये बीमारी है या ख्वाहिश है या क्या है। देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक जो एक्चुअली डिजीज्ड हैं या वो पेशेंट है। पेशेंट वो हैं, सपोज कि मेरे पास एक केस आया कि जी वो फीमेल थी, वो 25 ईयर पे, देर अबाउट टू गेट
द पेरेंट्स वांट टू गेट मैरिड टू हर एंड वो पता चला कि शी डिडंट इवन हैव मेंस्ट्रुएट टिल डेट। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसकी जेनेटिक एब्रेशन पता चली कि शी इज़ नॉट एक्चुअली, इंटरनली उसके टेस्टिस भी थे या मेल ऑर्गन थे, एंड एक्सटर्नली शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल लेडी एंड शी डजंट नो। और इस 25 साल तक वो रेयर हुई एज अ फीमेल। तो डेट इज़ हर साइकोलॉजिकली, हर हेल्थ बेयरिंग भी ये उसका एक राइट था। और वो एक पेशेंट थी कि हम उसको जो इसमें हेल्थ ऑफ जो सेक्स ऑफ रेयरिंग थी उसकी लाइक अ फीमेल, उसमें लेके जाते वी यू कैन रिमूव हर मेल ऑर्गन और उसके बाद शी एक्चुअली कैन एटलीस्ट कंज्यूम द मैरिज। मतलब ठीक है वो बच्चा नहीं कर सकता, मैं कर सकती मगर वो एटलीस्ट अपनी मैरिज को कंज्यूम कर सकती है। अच्छा, वो अल्लाह ताला की तरफ से, यानी नेचुरली उसके अंदर जो हाँ जो एबनॉर्मलिटी आप कह लें या उसके जो हार्मोन्स हैं वो अगर आसान अल्फाज में कहें भी, मतलब उसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं वो या जेनेटिक एबनॉर्मल बचपन से ऐसा हुआ पैदाइश के से पहले कि जी उसमें एबनॉर्मलिटी हो गई कि इंटरनली फीमेल है या एक्सटर्नली मेल है या इंटरनली उसको लड़की के तौर पे रेज किया गया और वो चाहती भी वही थी लेकिन इंटरनली वो उस तरह से नहीं था कि इंटरनली मेरे ये ऑर्गन्स हैं। वो तो जब उसको जरूरत पड़ी, जैसे उसकी शादी होने वाली थी और हमें पता था कि जी इसके इश्यूज चल रहे हैं एज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो फिर हमने डायग्नोज किया तो वो एक पेशेंट है और हमें उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको ट्रीट करना है। अच्छा, लेकिन जो दूसरी बात इस लॉ में आ रही है उसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी, मगर हमारे साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी मौजूद हैं। सेनेटर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जमात इस्लामी ने बड़ा एक वाज़े नुक्ता नज़र अपना रखा है, इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हमारे लिए मुश्किल का सामना हमें करना पड़ेगा एज ए सोसाइटी, एज एन इस्लामिक सोसाइटी? क्या मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है? ठीक है, अभी कॉल उनकी ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ दोबारा आते हैं। अब ये जो बात हो रही है कि जी वन फाइन डे मुझे सो के उठ के लगा कि जी मेरे तो ऐसे भी इश्यूज है ना, सारी बहनें बेटा है नहीं, अम्मा अब्बा परेशान है तो उनमें से एक बोले कि मुझे तो बेटा बनना है, मुझे तो बचपन से फील होता है कि मैं लड़का हूँ, और वो आपके पास आए और वो कम्प्लीटली इंटरनली एंड आउटवर्ड उसका अपीयरेंस जो है वो लड़की जैसा हो। क्या आप समझती हैं कि वो लोग भी कन्वर्ट हो जाएं? देखिए साइंटिफिकली वो लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं, आइडियली तो आई डोंट थिंक सो कि उनको कन्वर्ट होना चाहिए और हमें उनकी सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन करनी ज़रूरी है। बट देर आर मैनी केसेस स्टिल इन आवर कंट्री के वो चाहते हैं कि जी क्योंकि मेरे घर में 5 भाई थे और मैं अकेली लड़की थी और मैं इसी तरह मुझे बढ़ा किया गया और अब मैं साइकोलॉजिकली आई कैन नॉट, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको करना चाहिए बिकॉज दे आर, अल्लाह पाक ने उनको एक नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मेल बनाया है, उनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो रादर वी शुड गो फॉर कि उनकी जी सेक्स कन्वर्ट कर दिए जाए कि जो वो चाहते हैं। व्हाई डोंट वी गो फॉर द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट? तो डॉक्टर साहब ये असेस डॉक्टर करेगा कि आया इन ये कम्प्लीटली फीमेल हैं, कम्प्लीटली मेल हैं, इनको जरूरत नहीं है? यस, ये डॉक्टर करेगा ना। अब ये हमारे यहाँ तो इतनी अंदर खाने मसाइल हैं कि डॉक्टर को भी फिर पैसे और दूसरी चीजें जी दे के बिल्कुल लोग करा सकते हैं। तो आई थिंक ये जो एक डर लोगों में बैठा है कि अगर एक लड़का कहता है वो पूरी तरह से सही है, उसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है, और वो कहता है कि मुझे लड़की बनना है, इवेंचुअली अगर वो शादी करेगा तो वो लड़के से करेगा, और फिर वो जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं, हम जिनसी के हैं, होमो के हैं, सो ये चीज़ तो फिर हो जाएगी। इज अ काइंड ऑफ फैक्ट and it have to be decided by definitely by हमारे गवर्नमेंट या फिर आपकी इवन मजहबन भी, आई डोंट थिंक सो इट्स। हाँ, मजहब में तो बिल्कुल नहीं है, तो इस पे तो अजाब आ चुके हैं। हमारे साथ सेनेटर साहब दोबारा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर मुश्ताक साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुश्ताक साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जमात इस्लामी की एक वाज़े आवाज़ रही है असेंबली में भी इस बिल के हवाले से, ट्रांसजेंडर के हवाले से ये जो एक्ट और बिल पास हुआ है, आपने इसमें कोई 1 पॉइंट एजेंडा जो आपकी जमात का है या आपका है वो आप सामने पेश करना चाहें? देखिए मैं बात करूंगा लेकिन मुझे आप बात करने का मौका दें। जरूर जरूर, बिल्कुल मौका है आपके पास। ये जो मुझसे पहले वकील साहिबा ने बात की, मैं उनकी जो क्लेरिफिकेशन है वो भी करना चाहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कि वकील होने के नाते उनको बिल के कंटेंट और मंदरजात के ऊपर दलील के साथ बात करनी चाहिए कि इस बिल के फलां चैप्टर के अंदर, फलां क्लास के अंदर ये अल्फाज लिखे हुए हैं और उसका मफहूम ये है। ये बात ये होती है लॉजिकल बात। चलिए आप कर दीजिए, चलें आप कर दीजिए। जी मैं करता हूँ जी। देखिए ये बिल पास हुआ है सेनेट से, पता है कब? ये 7 मार्च 2018 को पास हुआ है। 7 मार्च 2018 को 50% सेनेटर रिटायर हो रहे थे। उस दिन कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं होती। उस दिन जो जाते हैं वो अलविदाई तकरीरें करते हैं
और जो बाकी 50% रहते हैं वो उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन चोरी छुपे ये उसी दिन जिस दिन 50% सेनेटर रिटायर हो रहे थे उस दिन पास किया गया। नंबर 1, कौमी असेंबली की वीडियो और रिकॉर्ड आप देख लें तो वो उस दिन पास किया गया जब कौमी असेंबली का आखिरी सेशन था और जिसके बाद कौमी असेंबली ने डिसॉल्व होना था। लास्ट डे था या सेकेंड लास्ट डे था। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल, मुझे वफाकी हुकूमत ने खुलकर सामने कहा है रिटन में कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनसे कोई राय नहीं ली गई है, ठीक है, जो कि उनसे राय लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चोरी छुपे पास हुआ है। अच्छा, जब मैं आया, मैं 11 मार्च को आया हूँ, ये 7 मार्च को पास हुआ है, मैं 11 मार्च को आया हूँ। 11 मार्च को जब मैं आया, मेरे इल्म में ये बात लाई गई तो मैंने इस पे वर्किंग शुरू की। मेरा 2021 में मैंने अमेंडमेंट जमा की है, नवंबर 2021 में वो सेनेट के फ्लोर पर पेश हो चुकी हैं और उसूली तौर पर वो जब कमेटी को गई तो 4 माह में कमेटी में उसको कंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन 10 माह में वो कमेटी के एजेंडे पर भी नहीं आया। अभी वो कमेटी के एजेंडे पर 5 सितंबर 2022 को आया है और अभी कमेटी में उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो ये अचानक नहीं हुआ है, ये गुज़िश्ता हुकूमत में मैंने अमेंडमेंट सबमिट किए थे, गुज़िश्ता हुकूमत में मैंने अमेंडमेंट पार्लियामेंट के फ्लोर पर पेश किए थे, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो कायद और जवाबित के ऊपर फिर पार्लियामेंट के अमल दरामद नहीं होता। दूसरा है कि आप इसमें मेरे एतराजात किया है, आप इसके जो चैप्टर 2 है, जो डिफिनीशन की चैप्टर है, जो डिफिनीशन की चैप्टर है उसकी आप डिफिनीशन जो क्लास 2 है उसकी F, जेंडर आइडेंटिटी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अंग्रेजी का तर्जुमा आप लोग खुद कर लें ताकि कोई ये न कहे कि ये गलत बात कर रहे हैं। ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी में लिखा है, जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन्स इनरमोस्ट एंड इंडिविजुअल सेंस ऑफ सेल्फ as male, female or a blend of both or neither that can correspond or not to the sex assigned at birth. जेंडर आइडेंटिटी इसको कहते हैं कि इंसान का अंदरूनी बातिनी एहसास जो उसकी हयातियाती साख से मुतालिक हो या ना हो, ये जरूरी नहीं है। ये वो डिफिनीशन है जो LGBT क्यों करती है जेंडर की। ठीक है, इस्लाम सेक्स और इस्लाम की डेफिनेशन नहीं है ये। इस्लाम जेंडर और सेक्स को एक समझता है, जिन्स और सिन्फ को एक समझता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आपका जिन्स एक होगा और आपका सिन्फ दूसरा होगा, आपका जो जिन्स होगा वही आपका सिन्फ होगा। तो ये जेंडर आइडेंटिटी। फिर ट्रांसजेंडर, ये इंटरसेक्स लोगों के लिए नहीं है, ये ट्रांस लोगों के लिए है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रांस पीपल एंड द इंटरसेक्स पीपल। आप ट्रांसजेंडर पर्सन को आप देख रहे हैं, इसकी जो डिफिनीशन है, ट्रांसजेंडर पर्सन इज अ पर्सन हु इज नंबर 1, ये इनकी डिफिनीशन की जो चैप्टर 2 है इसका सब क्लास N है, सब क्लास N। नंबर 1, इंटरसेक्स खुसरा with mixture of male and female genital feature or congenital ambiguities। एक ट्रांसजेंडर वो है जिसके जिस्मानी आज़ा में इबाम है, ये एम्बिग्विटी है, बिल्कुल। ये मार्जिनलाइज तबका है, ये सबसे महरूम तबका है, इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इनकी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इनकी तौक़ीर, इनकी इज्जत, इनका एहतराम होना चाहिए। मैंने इसको रहने दिया है। दूसरा कहते हैं ट्रांसजेंडर में, दूसरा कहते हैं यूनक, असाइन मेल एट बर्थ, असाइन मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनिटल एक्सप्रेशन और कैस्ट्रेशन। एक ऐसा फर्द जो पैदाइश पर मर्द है लेकिन हादिसे से, इत्तिफाकी तौर पर, साजिश से या खुद अपने आज़ा को बिगाड़े या कोई और उसका बिगाड़े, कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। नंबर 3, ये नंबर 3 बड़ा खतरनाक है। A transgender man, transgender woman, ख्वाजा चिरा, or any person, any person, any person, okay, 22 crore पाकिस्तानी whose gender identity or gender expression differ from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। जो भी शख्स अपने सिंस से मुतमईन ना हो कि मेरा जो जिन्स है इसके मुताबिक मेरा सेंस नहीं होना चाहिए, 22 करोड़ आवाम में एनी पर्सन कहते हैं वो भी ट्रांसजेंडर है। ये जुल्म है, ये जुल्म है। तो इन्होंने डिफिनीशन LGBTQ से ली है, नंबर 1। दूसरा, अब आप उन्होंने चैप्टर 2 में क्या इसको रिवर्स नहीं किया जा रहा? सेनेटर मुश्ताक साहब, इस पे बात नहीं हो रही, इसको रिवर्स नहीं किया जा रहा? मैंने डिफिनीशन नंबर 2 और डिफिनीशन नंबर 3 को ओमिट किया है अपनी अमेंडमेंट के अंदर कि ये गलत है। डिफिनीशन नंबर 1 को रहने दिया है कि ये हकीकी है, ये अच्छी है, इनके लिए कानून बनना चाहिए, और डिफिनीशन नंबर 2 और नंबर 3 को मैंने ओमिट किया है। तो क्या इस वक्त क्या स्टेटस है फिर असेंबली में? ये जो आपने इस वक्त 5 सितंबर 2022 को एक इजलास हुआ है, अक्टूबर 2022 को दूसरा इजलास होगा जिसमें इस पे वोटिंग होगी
और इसके ऊपर मिनट्स बनेंगे और वो सेनेट में आएंगे। मैंने फेडरल शरीयत कोर्ट में भी इसको पिटिशनर हूँ, इसको चैलेंज किया है और उसमें भी एक समाअत हुई है और दूसरी समाअत जो है वो असेंबली में क्या सिर्फ जमात इस्लामी है जो ये नुक्ता नजर रखती है या बाकी पार्टीज में भी कोई है जो उठ खड़ा हुआ है? इस ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन पर, जेंडर आइडेंटिटी की डिफिनीशन पर और सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी, इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड तमाम दीनी तबका मुत्तफिक है, खा वो किसी भी मसलक से हो, खा वो सियासी हो, गैर सियासी हो, खा वो इंतहाबी हो, गैर इंतहाबी हो, खा वो दीनी शख्सियात हो, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हो, सब इस पर मुत्तफिक हैं कि ये जो मेरी अमेंडमेंट है ये ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी की गलत तारीफ है, ट्रांसजेंडर की गलत तारीफ है, सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी की इस्लाम में इजाजत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सेनेटर मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम वक्त में बहुत बेहतरीन इजाफा किया और हमारी नॉलेज बढ़ाई और हमें सब पढ़ के भी बताया जिस तरह से लॉ में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद वकील साहिबा और डॉक्टर साहिबा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी। आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हम ट्रांसजेंडर एक्ट बिल इस हवाले से बात कर रहे हैं और इसको बड़े बेहतरीन तरीके से पहले हमारे तमाम मेहमानों ने अपना इनपुट दिया। वक्त क्योंकि बहुत कम रह गया है, एडवोकेट साहिबा, डॉक्टर साहिबा और हमारी एक और मेहमान है, उनकी तरफ अभी हम चलेंगे। सो आप दोनों इसको क्या समझती हैं, हल क्या है? बस अपना एक वन पॉइंट दे दीजिए। बस वन पॉइंट यही है कि उसको उन्होंने अगर अमेंडमेंट कर दी है, अगर नहीं की तो उसको चैलेंज किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे एनी पर्सन है कि एनी पर्सन जो भी फील करे, जो मैन्युफैक्चरर है खुदा की तरफ से, उसको वो पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, उनके ऊपर अगर तशद्दुद होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, उनको राइट ऑफ जॉब होना चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एज ए मुस्लिम कंट्री मैं बिल्कुल इसकी बहुत शदीद मजम्मत करती हूँ कि एनी पर्सन फील लाइक दैट कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, और मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, और जाए वो जेंडर चेंज करा ले, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और वो जो सेनेटर साहब थे वो अमेंडमेंट डाली उन्होंने, वो इसमें एक और चिक डालें कि कोई भी जाके डॉक्टर के पास अपना जो है वो जेंडर चेंज नहीं करवाएगा, उसके ऊपर पनिशमेंट, उसके ऊपर पनिशमेंट में रखें, उन डॉक्टर्स को भी ब्रॉट टू बुक करें कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी सजाएं लगाएं। डॉक्टर साहिबा, आपके ख्याल में हल क्या है? क्योंकि जाहिर है लोग आएंगे और अपनी बात ये करेंगे, आपके ख्याल में हल क्या है? जैसे लॉयर साहबा ने कहा, आई वेरी मच एग्री दिस, कि डॉक्टरों की भी चेक होना चाहिए कि दे गो फॉर अ प्रॉपर एग्जामिनेशन, उनका प्रॉपर जो एक्चुअल बनता है, जैसे जो पेशेंट है सिर्फ उसी को ट्रीट किया जाए, रादर देन जो एक्चुअली साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से दे थिंक आई एम एक्चुअली अ मेल बट एक्चुअली आई वांट टू बी अ फीमेल, इसको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाए रादर देन उनको चेंज कर दिया जाए सेक्स, एंड दैट डेफिनेटली दैट्स नॉट अलाउ इन। हाँ, लेकिन आपने एक बात कही थी जो मेरे दिल को लगी थी कि जहां बीमारी है, प्रॉब्लम है, इंटरनल चेकअप के बाद आपको लगता है कि अंदर से कोई इशू है, उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको तो ट्रीट करना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। हमारे साथ इस वक्त अच्छा, तो हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई है गालिबन, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे रब्ता किया जा सके। डॉक्टर समीहा से हम बात करना चाहते थे। बहरहाल ये इसमें आपने कुछ केसेस भी बताए थे डॉक्टर साहिबा आपने? जी, मैंने जैसे बताया, एक ओमान से एक पेशेंट मेरे पास आई थी, शी इज़ अबाउट 26 ईयर ओल्ड, और उसका ये इशू था कि अदरवाइज शी इज़ वेरी टॉल एंड मस्कुलिन, मगर फीमेल थी एक्सटर्नली टोटल, और उसको शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। डेफिनेटली पेरेंट्स को था कि जी उसकी साइकिल नहीं आई। जब वो लेकर आए, जब हमने उसको एग्जामिन किया, टेस्टिंग की, तो पता चला इंटरनली ये वाली तो आपने फिर उसकी बताई पूरी थी। फैमिली को बुलाया, उसकी 5 बहनें थी, और अनलकली उस पांचों में कुछ इशू था। जो सबसे छोटी थी वो 10 साल की थी और बाकी कोई 18 साल इस तरह था, एंड दे ऑल नीड टू बी गेट ट्रीटेड, क्योंकि वंस जब वो मेल की चेंजेस में आने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनकी चेंजिंग ऑफ वॉइस और ये सब चीज़ें, क्योंकि इंटरनली मेल ऑर्गन है, एक्सटर्नली फीमेल है, तो फिर कन्वर्जन इतना अच्छा नहीं होता। देखिए, पेरेंट्स को बच्चा जो ये एबनॉर्मल होता है, हो सकता है पैदाइश के टाइम वो इतने एम्बिगुअस जेनिटल को ना देख सकें, जब वो बच्ची बढ़ने लगती है या बच्चा बढ़ने लगता है तो दे शुड कैच इट, और उसके बाद इमीडिएटली प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर को पास जाएं ताकि हम टाइमली उसको ट्रीट करें। मे बी हो सकता है कि सिर्फ हार्मोनल इशू इतना एबनॉर्मल हो कि हम मेडिसिन से सही हो जाए, ज़रूरी नहीं कि आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़े। या अगर आपको लगता है कि जी बच्चा जब ग्रो करने लगा है, 10, 11, 12, 13 साल में आती है फीमेल, तो उस वक्त आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें और आपका टाइमली मैनेजमेंट हो।
पर अगेन मैं एक बात कहूँगी, आजकल बहुत सारे नॉर्मल मेल एंड फीमेल, जैसे लॉयर साहबा ने कहा, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं और मौलाना साहिबान ने इसमें कहा कि यस इट शुड नॉट बी लीगली अलाउड बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज दुनिया भर में उनका ख्याल है कि जी ऐसा हो रहा है, तो दुनिया भर में, बट बीइंग अ मुस्लिम इट शुड नॉट बी अलाउड। उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मगर हमारे पास ये वेरी कॉमन होने लगा है ओवर द टाइम। आपके पास आते हैं लड़के लड़कियां और कहते हैं नॉर्मल, जो हर तरह से नॉर्मल होते हैं, लेकिन हर तरह से नॉर्मल है कि जी हम नहीं लगता, और हमें साइकोलॉजी अपसेट में, और एक लड़की आई जिसने 2-3 दफ़ा सुसाइडल अटैम्प्ट किया एंड शी सेड कि नहीं मेरे 5 भाई हैं और मैं लड़का हूँ, और मुझे फिर उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुई, साइकेट्रिस्ट ने उसको लिख के दिया यस शी इज़ अ साइकोलॉजिकल पेशेंट, फिर शी बीन टू सम प्लेस एंड शी गेट अ लीगल लेटर आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एंड शी ब्रॉट इट के मेरे पास ये है, एंड डेफिनेटली बिकॉज इट्स नॉट लीगली अलाउड एंड हमारी उसमें, तो वी कैन नॉट गो फॉर इट, बट वो फिर किधर गई किसी और मोल, शी गेट इट डन, और फिर वो वापस आई कि जी मैं ये हार्मोनल पिल्स ले रही हूँ या मेडिकेशन ले रही हूँ, इसको एडजस्ट कर दें, वो वापस लड़का बन के आई। yes, and she was actually a male and she was a total normal female and I उसने don't know, चेंज कर लिया। तो क्या ट्रीटमेंट, आखिरी ये बात ये मेरी आपसे, क्योंकि वक्त हम खत्म हो गया हमारे पास, ये बहुत इजी और आसान और सस्ता ट्रीटमेंट है? नो इट्स नॉट, ये महंगा ट्रीटमेंट है, हर सस्ता कोई बिल्कुल आराम से नहीं है, जिस और तरह हर करा कोई रहा है। ऑपरेट कर भी नहीं सकता, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, मगर Unfortunately, when we want to do this, we want to do this. Thank you so much, एडवोकेट साहिबा। आपका एडवोकेट सैफी अली खान हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर अंजुम हमारे साथ मौजूद थी, और ये ओवरऑल हमने डिस्कशन की। अब यही है कि इस पे क्या कह सकते हैं, यही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे बिल में जो तरमीम का कहा गया है, जिस तरह उसको चैलेंज किया गया है, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हवाले से ही होना चाहिए और उसी की जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। बस यही हमारी भी यही ख्वाहिश है और यही एहतजाज है, जो इस फोरम से भी हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, वो यही कि जो भी कवानीन मुरतब हों वो इंसानों के लिए हों इर्रिस्पेक्टिवली, लेकिन उनका दीन से किसी किस्म का इख्तलाफ ना हो। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।